हमारे खुद की शक्ति है तारिक मजीद सर, सीईओ हैं हाफिज मुसलसल सर एंड सीएफओ शर्जील। हम तीन लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं और हम अभी स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट ब्रीफिंग से और उसके एंड पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। तो सबसे पहले हम फ्लावर से इसका आगाज करते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदकल्लाहुल अज़ीम। जी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। स्टाइलिश का ये सेकंड कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है। लास्ट ईयर हमारी हिस्ट्री हुई थी और लास्ट ईयर हमारे पास कॉन्फ्रेंस पब्लिश हुआ था। इस साल हमारा फुल ईयर है जो कि लिस्टेड कंपनी हमने रिपोर्ट पब्लिश की है। उसके ऊपर ये 5 years की परफॉर्मेंस के ऊपर एक बैकग्राउंड जो कि हम अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करेंगे। प्लीज मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आज की स्लाइड में हम कुछ डिस्कस करेंगे कि स्टाइलस का बैकग्राउंड क्या है, स्टाइलस का विजन मिशन एंड कोर वैल्यूज क्या है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स में एक दो तीन स्लाइड्स हैं और उसके बाद फ्यूचर आउटलुक की बात होगी और लास्ट में इन्वेस्टर से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। प्लीज मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान में गारमेंट इंडस्ट्री और पर्टिकुलरली अपैरल के ऊपर के एक्सपोर्ट के लिए पिछला एक साल कैसा रहा, तो पिछले एक साल के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 5.62 बिलियन से परसेंट से हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज की हैं। और इसी तरह जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर 26 का गया है इसके अंदर भी जो इंक्रीज है वो 4.77 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है एज कम्पेयर टू 4.52 बिलियन लास्ट ईयर। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर इंक्रीज आ रहा है और पर्टिकुलर रेडीमेड गारमेंट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर 6% का इंक्रीज है कोरस्पॉन्डिंग पिछले साल से अगर हम इसका कंपेरिजन करें। नेक्स्ट प्लीज। इन डायनामिक्स में अगर हम बात करें स्टाइलस इंटरनेशनल की तो स्टाइलस इंटरनेशनल की दो इस वक्त हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। एक जो हमारी प्रीवियस प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी गजूमता के पास और एक हमने नई प्रोडक्शन फैसिलिटी इसी साल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमने जिसको कमर्शियल प्रोडक्शन जिससे स्टार्ट हुई है वो है हमारी रायगढ़ रोड के ऊपर। तो ये दो प्रोडक्शन फैसिलिटीज स्टाइलस की हैं जो कि लाहौर के अंदर ही दोनों अवेलेबल हैं। साइरस की जो अप्रोक्सीमेट सेल्स है वो 73 मिलियन डॉलर की सेल्स है और जो हमारी कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 10 मिलियन गारमेंट्स पर डे हम डिस्पैच कर रहे हैं और 6,000 एम्प्लॉइज हैं साइरस के। और इसी तरह जो हमने नई फैसिलिटी लगाई थी सनशाइन की उसमें जो करंट प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो 3.5 मिलियन पीसीज पर एनएम की है जिसमें हमारा प्लान है कि इसमें 3 मिलियन पीसीज हम ऐड करें और अल्टीमेटली ये 6.5 मिलियन पीसीज में चली जाएगी 2028 तक। और 2028 के अंदर जो साइरस की टोटल प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो हो जाएगी 14 मिलियन पीसीस। और अगर हम इसको नीचे बार चार्ट पे देखें तो 2021 में हमने स्टार्ट किया था 8.5 मिलियन पीसीस से जो कि अप टिल लास्ट ईयर थी 10 मिलियन पीसीस। 25 के अंदर 11 मिलियन पीसीस थी और सेम हम 26 के अंदर जो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी है 11 मिलियन के ऊपर ही हम ऑपरेट कर रहे होंगे। अगर हम स्टाइलस की बात करें कि स्टाइलस ने किन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं तो सस्टेनेबल भी है इको फ्रेंडली भी है। इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीईओ साहब से कि इसके ऊपर कुछ हमें लीड करें। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल। आजकल चूंकि जो हमारी अपैरल मैन्युफैक्चरिंग है इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी इज राइट एट द फोरफ्रंट व्हेन इट कम्स टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो अगर हम स्टाइलस इंटरनेशनल में देखते हैं तो हम सस्टेनेबिलिटी साइड के ऊपर वी आर एग्जैक्टली लेटर ऑन इन द फाइल्स हम आपको कुछ और फाइल भी आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ पे हमारा ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग स्कोर्स जो है इसके ऊपर हम क्या वर्किंग कर रहे हैं। ये सामने वाली जो स्लाइड है इसके अंदर हम उन मशीन्स का जिक्र कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू जो हमारे पास ओजोन मशीन्स हैं, हमारे पास लेजर्स हैं और हमारे पास जो वाटर सेविंग मशीन्स हैं टोर्नेडोज की। तो जो इस वक्त दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल वर्ल्ड के अंदर सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए वो स्टाइलस इंटरनेशनल के पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड देन सिमिलरली अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो इन टर्म्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज अगर हमने अपनी क्वालिटीज को मेंटेन करना है तो
अगेन द सेम थिंग कि हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद है। जैसे यहाँ पे ऑटो फैब्रिक स्प्रेडर्स हैं, फिर आईओटी एनेबल्ड प्रोडक्शन है और स्विच ट्रैक सिस्टम है सोइंग के अंदर, और फिर ऑटो पॉकेट सेटर्स हैं, ऑटो जे स्टिच है। तो जो हमारे पास दुनिया में जो इस वक्त लेटेस्ट ऑटोमेशन सोइंग साइड के ऊपर या कटिंग साइड के ऊपर अवेलेबल है, वो साइलेंस इंटरनेशनल में भी एज इट इज मौजूद है। फिर सिमिलरली जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की और फिर अपने आप को कंप्लायंस रखने के लिए, तो ये सामने वाली शीट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशन मौजूद है वो तमाम की तमाम स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल के पास मौजूद है। अगर कोई कस्टमर एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ आता है तो हम उसको मैच कर लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्डाइजेशन है, whether we talk about the SEDEX or the RAP or the OCOTEX और इसी तरीके से गोट, आईएसओ, सीटी पैक, ये तमाम की तमाम जो सर्टिफिकेशन हैं ये साइलर इंटरनेशनल जो है इनको कैरी कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रीन, जो मैंने आपके साथ पहले जिक्र किया था कि हम अपने प्लेनेट को, अपने पाकिस्तान को और जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं वहां पे जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हाउ वी आर वर्किंग विद देम। तो ये हमारा जो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जो प्लान है जिसको हम जीएमपी कहते हैं, मैं उसकी आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप देखते हैं तो हमारे पास इस वक्त जो ऑन साइट सोलर है, तो सोलर के अंदर आज से 2 साल पहले स्टार्टर्स के अंदर जो सोलर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो थी वो 0% होती थी। ओवर द लास्ट 1.5 ईयर हम आज के दिन तक जो स्टाइलर्स में ऑपरेशनल कैपेसिटी जो सोलर्स की हो चुकी है वो 2 मेगावाट है। एंड सिमिलरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये भी हमारा लास्ट ईयर शुरू हुआ है। तो जब रेनी सीजन में और जनरल सीजन के अंदर हमारे तमाम के तमाम दोनों प्लांट्स के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हमारे पास 100% अवेलेबल है। वाटर रिसाइकल जो है ये हमारा प्लान के अंदर है, लेकिन अभी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वेस्ट रिसाइकलिंग जो है वो हम 99.9%, विच इफेक्टिवली मीन्स के हमारी फैसिलिटीज से जितने भी वेस्ट जनरेट होते हैं वो 99.9% जो है वो रिसाइकलिंग के ऊपर जा रहे हैं। सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो हमारे पास, जैसे मैंने आपके साथ पहले सारी की सारी चीजें शेयर की कि वो हमारे पास है। एक और जो चीज आपको यहाँ पे डिफरेंट नजर आनी होगी, दैट इज आईरेक सर्टिफिकेट्स। अच्छा, आईरेक सर्टिफिकेट से मुराद ये होती है कि हम अपने जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी या जितना हम CO2 जनरेट करते हैं, तो जो CO2 जनरेट हो रहा है हमारे पास, चूंकि सोलर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, सोलर पावर की जो जनरेशन है, पावर जनरेशन है, वो एक एरिया लिमिटेड हो जाता है कि आप एक सर्टन एरिया के अंदर अपनी फैसिलिटीज के अंदर उस सोलर को लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि अपने आप को 82% जो है, हम अपने आप को कह रहे हैं कि हमने अपने CO2 को जीरो करना है। तो इसको करने के लिए अभी हम क्या करते हैं, स्टाइलर्स इंटरनेशनल एज पर द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम आवर कस्टमर्स, तो हम आईरेक सर्टिफिकेट्स बाय करते हैं। आईरेक सर्टिफिकेट्स बाय करने से मुराद ये होती है कि जो दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सोलर पावर जनरेशन हो रही है, हम उनसे उनकी सोलर जनरेशन के जो पॉइंट्स होते हैं वो हम US डॉलर के अंदर पे करके हम उनको बाय करते हैं, ताकि हमारी फैसिलिटी जो है वो CO2 के जो टारगेट हमारे कस्टमर की तरफ से दिए जाते हैं हम उनको अचीव कर सकें। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर यूजेज। तो यहाँ पे वाटर यूजेज के अंदर भी हमने एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का काम किया है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम whatever we were using about 3 years back, today we have reduced that, तो यहाँ पे उसकी परसेंटेज में शो किया जा रहा है। एंड देन सिमिलरली जब हम वाटर रीयूज की बात करते हैं तो एज ऑफ टुडे वी आर बीइंग यूजिंग बाय आवर वाटर बाय 2.5%। तो ये था ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, green manufacturing side. Let's move on to the next slide, please. फिर इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मैंने आपके साथ एक शेयर किया है कि व्हाट इज आवर प्रेजेंट एंड व्हाट इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर इन 2028। तो ये आपको स्टाइलस इंटरनेशनल की डायरेक्शन को शो करेगा। तो अगर मैं
फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जाता हूँ, अगर मैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जाता हूँ तो वो है पास्ट हमारा दिसंबर 2023। तो अगर आप फर्स्ट अपने इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे तो पास्ट दिसंबर 2023, तो आप देखेंगे कि जो हमारा क्लाइमेट स्कोर था, क्लाइमेट चेंज जहाँ पे हमने CO2 की बात कर रहे हैं, तो इन दिसंबर 2023 वी आर ओनली 8%, वी आर ओनली 8%। अगर अगर आप इसकी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे तो जो क्लाइमेट चेंज था, वो हमारा क्लाइमेट चेंज के अंदर हमने क्या किया कि हमने 25% कंपनी ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, साइरस इंटरनेशनल ने, और हमने 25% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो यूटिलाइजेशन थी उसको हम सोलर के ऊपर ले गए। और फिर नीचे मैंने आपको लिखा कि जो कि मैंने आपको लास्ट शीट के ऊपर बताया था कि जो हमारे आईरेक्स सर्टिफिकेट्स थे हमने उनको बाय किया 55%। अच्छा, जब हमने इन दोनों चीजों को बाय किया तो जो हमारी क्लाइमेट चेंज के अंदर जो हमारी कंट्रीब्यूशन पहले 5 दिसंबर 2023 में 31% के ऊपर आ रही थी, तो हमने अपने आप को मूव ऑन कर लिया 82% के ऊपर। एंड देन सिमिलरली अगर मैं आगे जाने वाले बाई दिसंबर 2028 के प्लान को देखता हूं, तो हम कह रहे हैं कि हम अपने सोलर को फर्दर एनहेंस करेंगे। अच्छा, ये सोलर को अब इस चीज को भी हमारे लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमने पहली वाली शीट्स के ऊपर आपके साथ अपना और डाउन द लाइन हमने आपके साथ जो फ्यूचर प्लान शेयर करने हैं, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ने के लिए जा रही है। बिकॉज द न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि हमने रायगढ़ चूनिया रोड के ऊपर लगाया, उस प्लांट की अभी जो हम एज ऑफ टुडे जो कैपेसिटी यूज कर रहे हैं वो 60% है। In terms of infrastructure, we can go up to जो कि 6.5 मिलियन पीसेस, जो कि हमने डाउन द लाइन एनहेंस करना है। तो जब हम उसको एनहेंस करते जाएंगे तो हमारा ऑन साइड सोलर और बढ़ेगा और हमारे आईरेक्स सर्टिफिकेट तो एक्चुअली कम होंगे। तो हमारी जो ओवरऑल स्कोरिंग है वो हम 87% पे चले जाएंगे। 87%, तो हम 82 से 87% के ऊपर हमारी क्लाइमेट चेंज जो है ओवरऑल जो एरिया है, हम चले जाएंगे। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाता हूँ तो वहां पे आ जाता है ब्लू वाटर। अच्छा, अब इसके अंदर क्या था कि हमने अपना टारगेट किया कि इन दिसंबर 2023 व्हेन इट कम्स टू द ब्लू वाटर वी आर एक्चुअली जीरो। अगर मैं आज के दिन के ऊपर अपनी प्रोग्रेस को देखता हूं तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हमारी टोटल वाटर की जो यूटिलाइजेशन है उसका हम 1% जो है, जितनी लाहौर में बारिश होगी हमारी इन दो फैसिलिटीज के ऊपर, तो हम उस वाटर को रिचार्ज करेंगे। ये सारे का सारा ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। और इसी तरीके से जब हम वाटर यूजेज है वहां पे हम अपने आप को बेहतर करेंगे, तो ये दो एरियाज के अंदर 23% हम वहां पे इंप्रूव करेंगे, और ऊपर नेक्स्ट जो ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वहां पे हम 1% पे आएंगे। और अगर मैं 2028 के टारगेट्स को देखता हूं तो 1.5% रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी और वाटर यूजेज जो है वो 40% तक हम उसको इंप्रूव कर लेंगे। अब उसके बाद आ जाता है द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रे वाटर। ग्रे वाटर के अंदर वाटर रिसाइकलिंग अभी हम एज ऑफ टुडे, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन दैट, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर का प्लान है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ वाटर रीयूज, तो हम इस वक्त तक एज ऑफ टुडे हम 2.5% ऑफ द वाटर को हम रीयूज के अंदर ला चुके हैं। 2028 दिसंबर 2028, आज से 3 साल जो कि ग्रेजुअली इसके अंदर इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो हमने कहा कि हम वाटर रिसाइकलिंग के थ्रू 25% ऑफ द टोटल वाटर, अगर हम एक दिन के अंदर 100 गैलन यूज करते हैं, तो हम 25 गैलन्स को, ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, कि हम उनको रिसाइकिल करना शुरू कर देंगे, विच इफेक्टिवली मीन्स कि जिस वाटर को हम इस वक्त ट्रीट करके ड्रेन करते हैं, हम उस ट्रीटमेंट को फर्दर एनहेंस करेंगे और उसका 25% ऑफ द वाटर को हम वापस अपने सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे और वो दोबारा हमारी वॉशिंग के अंदर यूज होगा। सिमिलरली वाटर रीयूज के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं कि हम उसको 2.5% से 5% के ऊपर ले आएंगे। देन द लास्ट पॉइंट जो कि हमारा इस एरिया के अंदर है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर वी आर ऑलरेडी एट 99.9%, और जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो उसी के अराउंड अबाउट हम उसके मुताबिक चल रहे होंगे। फिर एक हमारा पॉइंट आता है कि सर्टिफिकेशन एंड लैंड यूज। अच्छा, सर्टिफिकेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम 3% को अचीव कर रहे थे, और सिमिलरली लैंड यूज, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ
कि हमारी जो सर्टिफिकेशन है, व्हाट सर्टिफिकेशन डू वी कैरी राइट एट द मोमेंट, तो वो तमाम की तमाम सर्टिफिकेशन आपको वहां पे नजर आ जाएंगी। इसके अंदर जो एक चीज इस वक्त जो हमारा नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा है, उसकी इस वक्त जो हमारे पास सर्टिफिकेशन अचीव होगी वो लीड गोल्ड सर्टिफाइड है। और डाउन द लाइन हमने अपने नेक्स्ट 3 इयर्स में ये प्लान किया है कि हम इस प्लांट को, जो कि हमारा रायबरेली डिफेंस रायबरेली जूनियर रोड के ऊपर लगा है, हम इसी प्लांट को लीड प्लेटिनियम के ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, ये जो लीड प्लेटिनियम या लीड गोल्ड है, ये भी एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, हाउ यू अचीव दिस। और इसके अंदर हाउ वी मेक श्योर दैट वी हैव द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन, और हमारे एयर के सिस्टम्स, हमारे वाटर के सिस्टम्स और हमारे स्टीम के सिस्टम्स एंड ओवरऑल जो हमारी एनवायरनमेंट होती है, उसको हम कैसे बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग जो जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, इस स्लाइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो द नंबर वन इज आवर विजन। व्हाट इज आवर विजन? वी एस्पायर टू ग्रो बाय प्रोटेक्टिंग आवर कोर बिजनेस एंड मॉडरेटली डाइवर्सिफाइंग इन अट्रैक्टिव सेगमेंट्स while implementing good governance for the long-term sustainability of the organization। यहाँ पे आपने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी कि मॉडरेटली डाइवर्सिफाइंग। हमारा जो नया प्रोजेक्ट लगा है, विच इज दी साइलर्स सनशाइन जिसको हम कॉल करते हैं, ये प्लांट लास्ट ईयर हमारा फुली ऑपरेशनल हुआ है। ये जो हमारा प्लांट है, इट इज एक्चुअली एट ए टोटल लैंड एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 35 एकर्स। तो विच इफेक्टिवली मीन्स के इस वक्त हम इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि हमने डाउन द लाइन उस एरिया के अंदर साइलर्स को फर्दर एनहेंस करने के लिए कैसे जा रहा है। एक मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के एंड में बताऊंगा कि हमारी कैपेसिटीज कैसे एनहेंस हो रही होगी, और जो हमारी फ्यूचर के जो प्लान्स हैं वो लेटर ऑन हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इन विच डायरेक्शन वी वांट टू गो फॉर। फिर एक जो आपने अगला मिशन जो था हमारा, वो था डूइंग वेल बाय गिविंग बैक। एज यू ऑल नो कि ये जो साइलर्स इंटरनेशनल है और इसी तरीके से जो इसकी होल्डिंग कंपनी है साइलर्स इंटरनेशनल की, तो हमारी जो कोर वैल्यूज है वो डूइंग वेल बाय गिविंग बैक है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज यू आर इन द सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल वर्क के अंदर काम कर रही है, तो एज लॉन्ग एज वी आर ऑन इट, तो वी विल बी डूइंग वेल। तो इसके अंदर हमारे प्राइमरीली जिन 3 एरियाज को हम कंटिन्यूसली फोकस करते हैं, उसमें नंबर 1 के ऊपर स्टैंड आउट करता है हमारा हेल्थ सेक्टर, जो कि हम हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर एंड देन द सेकंड एरिया इज आवर एजुकेशन एंड द थर्ड एरिया इज आवर फूड प्रोग्राम। इसके अलावा जो है वो पर्सन टू पर्सन एक्टिविटीज हाउसिंग के अंदर, और इन केस ऑफ एनी कैलामिटीज, अगर कोई चीज हो जाए पाकिस्तान के अंदर, जैसे अनफॉर्चुनेटली इस साल में फ्लड्स आए थे, तो ये इन चीजों के अंदर ऑनगोइंग एक प्रोसेस होता है जिसको हम लेके चल रहे होते हैं। Then the third comes to the core values। core values को अगर हम देखते हैं तो हमारी 5 core values हैं। The number one is integrity। I believe कि हमारा जो ग्रुप है, जो कि इन तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है, it carries an extraordinary value in terms of integrity in Pakistan as well as outside Pakistan। And then the second one is the care। मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर, the care is for all the stakeholders। इसके अंदर जब हम, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जिन कस्टमर्स के साथ हम काम करते हैं, जो लोग हमारे साथ एंगेज हैं, जिस कम्युनिटी में हम काम करते हैं, तो ये तमाम लोगों के ऊपर हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है, ये हम इसके ऊपर बिलीव करते हैं। एंड द थर्ड वन इज द इनोवेशन साइड। As I told you earlier, we are among the pioneers of the apparel industry in Pakistan। तो this is one of the things जहाँ पे हम continuously work कर रहे होते हैं, so that we can improve our productions, we can improve our product, and और हम अपनी मार्केट के अंदर इनोवेशन के थ्रू अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। कोलैबोरेशन, सर्टेनली कोई भी दुनिया का जो बिजनेस है वो कोलैबोरेशन के बगैर नहीं चलता है। So we work very very closely with our all stakeholders। चाहे हमें उसके अंदर कोलैबोरेट अपनी कम्युनिटी के साथ करना है, हमने एम्प्लॉइज के साथ करना है, हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ करना है, हमने अपने कस्टमर्स के साथ करना है। So we carry that approach of collaboration across all the stakeholders जिनके साथ हम काम करते हैं।
Agility, one of the key area which is happening in the new world, जहाँ पे agility any organization जिसका reaction time सबसे best होगा. तो first thing is कि आपका reaction time क्या है, how you react to the new opportunities, how you react to the new threats. So that is where we are, जो कि हमारी core values में है कि हमारे अंदर agility है. So let's move on to the next slide. So on the financial highlight side, it's over to Mr. Shakil, and he will explain you our performance in year 2024, 2025, and with the comparison of the previous years. थैंक यू सर। हमारे सीईओ ने जो हमें बताया कि हमारे पास बिजनेस में क्या टेक्नोलॉजी है और हम बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी को कैसे लेके चल रहे हैं और हमारे बिजनेस की कोर वैल्यूज विजन एंड विजन क्या है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। फाइनेंशियल नंबर्स हमने कंपैरिजन किया है लास्ट 5 इयर्स का, जिसमें फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हम रेशियो एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं। एक हमारा ग्रोस प्रॉफिट इस साल 18.4% आया है, जो कि पिछले 2 साल के कंपैरिजन में कम नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस साल में जो हमारा मेजर फैक्टर रहा है उसमें मैं आपको शुरू में बता दूं कि हमारे पास जो डॉलर है वो स्टेबल रहा है, थ्रू ईयर 480 के ऊपर स्टेबल रहा है। हमारे पास इस साल क्योंकि हमने नया प्लांट ऐड किया तो उसकी डेप्रिसिएशन का कुछ इम्पैक्ट है और गवर्नमेंट ने इस साल टैक्सेशन चेंज किया, तो इन तीन चीजों के इम्पैक्ट की वजह से हमें प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कुछ ट्रेंड नजर आता है। लेकिन अगर हम इन तीनों चीजों को कंबाइन करें तो एक्चुअल ट्रेंड इससे कहीं ज्यादा था। लेकिन जो हमने इस साल अपने नए प्लांट के थ्रू कस्टमर और सेल्स ऐड की है उसके थ्रू हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं कि जो एब्सोल्यूट नंबर्स है उसके अंदर हम नंबर्स को बेटर परफॉर्म करें। इसी तरह से हम देखें तो 2025 में हमारा जो जीपी है वो 18.4% है, जो कि बेहतर है कंपेरेबल बजट में। अगर हम 2022 से देखें तो काफी बेहतर है। और जो हमारे पास नंबर है 2024 का, वी आर होपफुल कि इन कमिंग ईयर्स हम इसको सरपास करेंगे। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर हम देखें जीपी में हमारा ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट 2% का है, लेकिन थ्रू जो ऑपरेशन एफिशिएंसी हमने क्रिएट की है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने उसको रिकवर किया है और पिछले साल के कंपेरिजन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा से 1% से रिड्यूस हुआ है 2024 से। नेट प्रॉफिट में जो रिडक्शन आ रही मेनली दिस इज फॉर टैक्सेशन, क्योंकि प्रीवियसली हमारे पास जो टैक्स था वो 1% था और अभी गवर्नमेंट ने हमें नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में ले गए हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 2 to 3% एडिशनल इम्पैक्ट है, जिसने हमारे नेट प्रॉफिट के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। हैविंग सेड दैट, अगर हम ऑपरेशन ओवरऑल एफिशिएंसी बात करें एबिटा हमारा 13.4% है, जो कि 15.7% से काफी कम तो नजर आता है। लेकिन इसमें भी अगर हम बात करते हैं कि मेनली जो इम्पैक्ट है हमने बिजनेस शुरू किया है सर, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन की वजह से कुछ चैलेंज यहाँ पे नजर आता है, लेकिन वो ये होपफुल इस कमिंग ईयर्स में हम इसको रिकवर करेंगे। अगर इनका कंपैरिजन किया जाता है 2023 से, तो 23 में आई थिंक हमारे इन्वेस्टर्स को एरिया पर डॉलर ने एकदम बहुत स्पीड से अप्रोक्सीमेटली वैल्यूएशन हुई थी, जिसकी वजह से 2023 के जो नंबर्स हैं वो काफी हाई नजर आते हैं। लेकिन जो अगर हम स्टेबल नंबर्स की बात करें तो 2024 एंड 25 के नंबर्स कंपेरेबल हैं और गोइंग फॉरवर्ड वी आर होपफुल कि हम इन नंबर्स पे ही दोबारा से ऑपरेट करेंगे। अगर हम एक और चीज यहाँ पे हाईलाइट करते हैं डिविडेंड पर शेयर, तो साइलस इस पे फर्मली बिलीव करता है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उसके साथ जो भी हम अर्न करें उसको शेयर किया जाए। लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट लिस्टिंग का ईयर था, तो हमने डिविडेंड 1.75 रुपीज पर शेयर दिया था। इस साल भी हमने अपने शेयर होल्डर्स के साथ 1 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड शेयर किया है। और इसमें अभी जो हम फंड्स रिटेन करें, जैसे हमने बताया कि हमारी जो इस वक्त प्रोडक्शन फैसिलिटी नई डेवलप हम करें वहां पर हमें कैपेक्स के फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज वी कमी भी कि जो भी हम अर्न करें तो इसमें से मेजर शेयर जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स के पास जाना चाहिए। अगर हम लिक्विडिटी के फ्रंट पे देखें तो लिक्विडिटी हमारे पास अच्छी अवेलेबल है। करंट रेशियो हमारी लास्ट ईयर से इंप्रूव हुई है 1.67 है, और इसी तरह हमारी जो क्विक एसेट ट्रस्ट रेशियो है वो भी लास्ट ईयर से इंप्रूव होकर 1.24 पे नजर आ रही है। तो हमें अपनी जो लिक्विडिटी फ्रंट है उसके ऊपर भी इंश्योर कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हम बैंक से किसी किस्म की कोई फाइनेंसिंग नहीं लेते। तो इन रेशियोज के ऊपर हम स्ट्रॉन्गली जो है अपना कंट्रोल्स कायम किए हुए हैं। प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इस साइड पर हम देखें तो रेवेन्यू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस साल बहुत अच्छी ग्रोथ है। लास्ट ईयर हमने नंबर क्लोज किया था 14.44 बिलियन पे और इस साल हमने नंबर क्लोज किया है 20 बिलियन पे। सनशाइन से जो ऑलमोस्ट ऑन एवरेज हम 7,000 पर डे पीसेस से लेकर 12,000 पर पीसेस तक हमने जो है पीसेस वहां से प्रोड्यूस किए हैं पर डे, जिसकी वजह से हमारी जो रेवेन्यू नंबर्स में कस्टमर को हम बेटर सर्व कर सके हैं और हमारे रेवेन्यू नंबर्स इंक्रीज किए हैं।
इसी तरह अगर हम जीपी की बात करें तो जीपी पिछले साल हमारा 2.97 बिलियन का ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन नंबर्स, और सेल नंबर्स हमारा जो जीपी नंबर है वो 3.282 बिलियन पे है। नेक्स्ट अगर हम नंबर मूव करें एबिटा, तो जैसे मैंने वो कहा कि एबिटा में गवर्नमेंट ने, अगर हम इन चीजों फैक्टर्स को निकाल दें जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन है और टैक्स है, तो एबिटा का नंबर भी हमारा पिछले साल से 2.27 बिलियन से इंप्रूव करके आया है 2.77 बिलियन। और लास्टली अगर हम नेट प्रॉफिट पे देखें तो नेट प्रॉफिट में हमारा डेंट है 1.48 बिलियन से 1.27 बिलियन, मेनली ड्यू टू डेप्रिसिएशन एंड गवर्नमेंट की टैक्स रेजिम। वी आर होपफुल कि गोइंग फॉर ऑपरेशन एफिशिएंसी नंबर ऑफ पीसेस के इंक्रीज से हम पिछले सालों के नंबर से बेहतर नंबर में परफॉर्म करेंगे गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। नेक्स्ट, एज ए कंपनी अगर हम देखें तो कंपनी का साइज कंटिन्यूसली जो है कंपनी अपने साइज में इंप्रूव कर रही है। हमारे जो एसेट्स के नंबर हैं वो 10.27 बिलियन से मूव किए 13.71 बिलियन पे। लाइबिलिटीज हमारी स्टेबल है, हमने कोई फर्दर ना तो बोरिंग की है और अपडेटेड को बड़ा टाइमली उसी तरह से लेके चले जिस तरह से हम प्रीवियसली पे कर रहे थे, तो लाइबिलिटीज को हमने सस्टेन किया हुआ है। और अगर हम एसेट्स की बात करें तो जैसे ही हमारे पास सनशाइन के एसेट्स ऐड हुए हैं तो हम 16.5 बिलियन से ग्रो की हैं 20 बिलियन के ऊपर। लास्टली फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे, इस पे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीईओ से कि फ्यूचर आउटलुक के बारे में इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा ब्रीफ किया जाए। जी नेक्स्ट स्लाइड चाहिए लास्ट में। ओके सो बात ओके द अगर मैं फ्यूचर आउटलुक के अंदर देखता हूं तो जैसे मैंने अर्लियर आपके साथ शेयर किया था कि फ्यूचर आउटलुक में जो आज जिस चीज को हम शेयर करने के लिए जा रहे हैं दैट इज द सनशाइन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट aimed at enhancing production capacity and improving operational efficiency is progressing as planned. तो हमने 2024 के अंदर ये प्लान किया था कि हम अपने सनशाइन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसके ऊपर हमने अप्रोक्सीमेटली लिटिल मोर देन 40 मिलियन यूएस डॉलर को इन्वेस्ट किया है, तो ये जो सनशाइन प्लांट है इसकी ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो 6 to 6.5 मिलियन गार्मेंट्स पर एनम। तो अभी एज ऑफ टुडे जो हमारा ये जो प्लांट है ये 12,000 पीसेस पर डे के ऊपर फुली ऑपरेशनल हो चुका है। और डाउन द लाइन हमने इसकी जो नेक्स्ट एक्सपेंशन हम अभी प्लानिंग फेज में है, इट इज नॉट फाइनलाइज्ड येट। सो होपफुली इट लुक्स लाइक कि हम 2026 के लास्ट क्वार्टर के अंदर इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे और फिर 2027 के अंदर ऐड करेंगे। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि when we are going to move into the next year in April May we will have a very good idea, क्योंकि इस प्लांट की इस वक्त सिचुएशन ये है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है इन तो वो 100% कंप्लीट है। तो यहाँ पे जब हमें अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करना होता है तो इस कैपेसिटीज के एनहेंस के जो प्लान्स होते हैं वो 4 मंथ्स के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। सो विच इफेक्टिवली मीन्स कि अगर आप कैपेसिटी को ऐड करना चाहें तो वो 4 मंथ्स के अंदर ऐड हो जाएगी कैपेसिटी। और अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग और सारी चीजों को बनाना हो तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट के वो 18 to 24 मंथ्स का एक प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पे इस चीज को हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, फिर फेज वन जो है जैसे मैंने आपको कहा कि वो 2026 के अंदर इसका जो फेज वन है वो हम उसको प्लान कर रहे हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें। और फिर उसके बाद जिसका फेज टू होगा फर्दर एनहेंसमेंट का वो हम 2027 के अंदर प्लान करेंगे। तो जब हम इन दोनों चीजों को फुली ऑपरेशनल कर देंगे तो जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ये लिटिल लेस देन 25% के साथ इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स हाउ 21-22% तक हमारी ओवरऑल कैपेसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू दिस सनशाइन प्रोजेक्ट जो कि अभी 100% कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली जो जो 2026 है जैसे ही हम अपनी कैपेसिटीज को एनहेंस कर रहे होंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026 there is a planning going on with regards to the overall customer portfolio जिसको completely relook किया जा रहा है from the aspect के जब हम अपनी कैपेसिटीज को एनहेंस करेंगे तो हम अपने कस्टमर के ओवरऑल पोर्टफोलियो को भी एनहेंस करेंगे, which effectively means that there is going to be a new addition of customers as well as जो हमारे existing potential customers हैं उनकी कैपेसिटीज को हम एनहेंस करेंगे। तो एक ऐसा ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाएंगे जो लॉन्ग टर्म जो है वो सस्टेनेबल होगा। और सर्टेनली जब हमारी ये कैपेसिटीज एनहेंस होने जा रही हैं तो हमारे ओवरऑल जो रेवेन्यूज हैं वो हमारे एनहेंस करेंगे। और जब हमारे ओवरऑल रेवेन्यूज एनहेंस कर रहे होंगे तो सर्टेनली हमारी जो
बॉटम लाइन है वो भी एनहांस होगी। आपने अभी जैसे हमने आपको कहा कि लास्ट ईयर के अंदर ओवरऑल तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज जा रही है, और हमारी ओवरऑल जिसको आप कहते हैं विद रिगार्ड्स टू अपैरल सेक्टर वो भी हमारी इंक्रीज नजर आई है। बट सर्टेनली इट्स अ चैलेंजिंग एनवायरमेंट। आपने भी न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा देखा होगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है वो चैलेंजेस में से गुजर रहा है। उस चैलेंजेस के अंदर जब हम कहते हैं तो पहला चैलेंज जो है वो हमने फेस किया लास्ट ईयर में, जब गवर्नमेंट ने हमें एफटीआर से फिक्स टैक्स रिजीम से उठा के हमें गवर्नमेंट ने नॉर्मल टैक्स रिजीम में लिया है, जिसका हमारी बॉटम लाइन के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट आया। वो इम्पैक्ट आपको स्टाइलर में भी नजर आ रहा है, और सिमिलरली जितने भी जो एक्सपोर्ट सेक्टर के जो लोग हैं वहां पे भी आपको ये नजर आएगा कि वहां पे इम्पैक्टेड है उनकी बॉटम लाइन। तो ये एक चैलेंज जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो गवर्नमेंट ने जो हमें ईएफएस की स्कीम दी हुई थी वो भी हमारी खत्म हो चुकी है। और फिर मैं इसी तरीके से अगर आगे बात करूं तो रीजनली रीजनली अगर मैं देखूं तो इफ आई वर टू कंपेयर पाकिस्तान विद बांग्लादेश, कंपेयर विद इंडिया विद कंबोडिया, अगर मैं इस तमाम रीजन के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करता हूं तो हाईएस्ट हाईएस्ट प्राइस जो है वो हमारी यूटिलिटी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है। जब हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हाई है तो इफेक्टिवली मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट के जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इसकी कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट 100% ज्यादा है इन कंपैरिजन टू। अगर पाकिस्तान के अंदर ये 13-14 सेंट की एक हमें यूनिट मिल रहा है यूएस डॉलर के अंदर, तो अगर मैं इंडिया के अंदर जाऊंगा तो वहां पे आपको नजर आएगा ये 5 सेंट है। अगर मैं इसको बांग्लादेश के अंदर जाऊंगा तो आपको नजर आएगा कि ये 6 से 7 सेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कंपेटिटिवनेस के अंदर। मैं अगर आपको सिंपली ये कहूँ कि इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इवन 10 सेंट पर पीस, तो आप देख सकते हैं कि उसका बॉटम लाइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट जा रहा होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज के ऊपर है, बी इट द इलेक्ट्रिसिटी, बी इट द टैक्सेशन। और फिर एक और जो चीज आपने देखी होगी कि पास्ट के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री थी, इस इंडस्ट्री ने 2017 के एंड से लेकर 2023 के अगस्त सितंबर तक हमारे जो एक डिवैल्यूएशन थी रुपये की अगेंस्ट यूएस डॉलर, एवरीबॉडी हैज सीन दैट फ्रॉम 105 टू ट्रैवल टू टुडे रेट ऑफ 281। लेकिन अगर मैं पिछले तकरीबन लिटिल मोर देन 2 ईयर से देखूं तो जो यूएस डॉलर वर्सेस जो पीकेआर है वो एक्चुअली पीकेआर स्ट्रेंथन हुआ है। तो अगर आप इफ यू गो बैक टू अगस्त सितंबर 2023, तो एक टाइम ऐसा था कि Pakistani rupees was 307 rupees against $1 and then it went down to 295 and then finally it is today ये इसके दरमियान में 278 और 281 के दरमियान में ये घूम रहा है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट होता है। अब इस इम्पैक्ट को अगर मैं लेके चलूं तो अगर आप अपनी पिछले 3 सालों में अगर आप अपनी मिनिमम वेज को देखते हैं, तो वी वर ऑपरेटिंग एट 25,000 रुपीज पर मंथ, दैट वाज आवर मिनिमम वेज। और आज के दिन के ऊपर अगर मैं अपनी मिनिमम वेज को देखता हूं तो वी आर एक्चुअली ऑपरेटिंग एट 40,000 रुपीज मिनिमम वेज। और आपको ये मालूम है कि ये जो अपैरल की जो इंडस्ट्री है इट इज प्योरली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर स्विंग के ऑपरेशन है, ऑपरेशन के ऑपरेशन है। तो ये चैलेंजेस जो है ये साथ साथ चल रहे हैं। बट इन चैलेंजेस को हम जहां तक मुमकिन होगा हम इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली हर किस्म के जो इम्पैक्ट आ रहे होते हैं उसको उसको एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज के अंदर मैनेज करना मुश्किल होता है। बट यू हैव टू रन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेयर बाय यू आर डूइंग द एक्सपेंशन, जो कि हमारा फोर फ्रंट एजेंडा है। लिटिल मोर देन 20% जो एक्सपेंशन है वो हम नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर अंदर अपनी कैपेसिटीज के अंदर तैयार कर रहे हैं, which will certainly be helping us out in our bottom line. And similarly, we are engaged with the government ताकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रही हो। So that's a very brief on the future outlook. Let's move on to the Q&A session. Thank you very much from our side. इसमें से तीनों को कोई अगर क्वेश्चन आए हैं वैसे पहले पूछे कर ले, अलाउ कर दे।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। जी सर, मैं थोड़ा आपकी कंपनी को थोड़ा बेहतर समझना चाहा था। आपने प्रोजेक्ट सनशाइन के हवाले से बताया, तो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ये लास्ट ईयर के अंदर ही ऑपरेशनलाइज हुआ है। हाउ मच डिड दिस इनिशियल इनॉग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज योर कैपेसिटी? और फिर आप बता रहे थे कि फेज 1 and 2 विल फर्दर एनहांस योर कैपेसिटी बाय 25%। सो फेज 1 and 2 इज द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, राइट, नॉट द इनिशियल कमीशनिंग? यस, जो हमारा सनशाइन का प्रोजेक्ट है ये लास्ट ईयर पूरी ऑपरेशनल हुआ है। अगर मैं इसको इन इन मोर सिंपलर वर्ड बताऊं तो हमने ये जो प्रोजेक्ट लगाया था, तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक डिस्कशन होती है कि हमने इसको 20,000 पीसेस पर डे के ऊपर ट्रैक किया था इस प्रोजेक्ट। अच्छा, जो इसकी लैंड बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी 20,000 पीसेस पर डे के लिए कंप्लीट हो चुका है, और जो इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 12,000 पीसेस पर डे है। तो विच इफेक्टिवली मीन्स कि जो मैंने आपको कहा कि हम अगले फेजेस को जो हम इनिशिएट करने जा रहे हैं, तो क्या होगा कि इन इन 2020 इन 2026 हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसकी कैपेसिटी को एनहांस करेंगे बाय 4,000 पीसेस, एंड देन सिमिलरली इन 2027 अनदर 4,000 पीसेस। तो ये अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट करना शुरू कर देगा, विच इज 20,000। और जो हमारा ऑलरेडी एक प्लांट है ग्लेक्सोटोम में, वो ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रहा है। आई होप Sir, कि तो मैंने आप before Project Sunshine, what was your capacity on each day? अच्छा, जब हम प्रोजेक्ट सनशाइन जब हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उस वक्त हम ऑपरेट कर रहे थे 23,000 के ऊपर, और उससे पहले हम 30,000 के ऊपर। तो हमने प्रोजेक्ट सनशाइन को जब हमने इनिशिएट किया था, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लांट जो कि ग्लेक्सो टाउन में था वो 23,000 पे ऑपरेट होना शुरू हो गया, और जो प्रोजेक्ट सनशाइन था वो 12,000 पे ऑपरेट करना शुरू हो गया। तो हम ओवरऑल 35,000 पे ऑपरेट। और डाउन द लाइन जब 8,000 एडिशनल ऐड होगा, तो हम ओवरऑल 43,000 पीसेस पर डे के लिए जाएंगे। Well, thank you for the very detailed explanation of that, sir. Sir, इसके अलावा मैं ये समझना चाहता कि I was going through your annual report, so we've seen freight and handling charges go up by about 400% in the last fiscal year. Is there any particular reason for this to happen? Second, मेरा question ये होगा कि I've seen that you have customer concentration. I think 40% of your revenue comes from a single customer. So can you elaborate more on who this customer is and how pricing works for them? एंड देन thirdly, आपने काफी ज्यादा रीजनल challenges के बारे में बात की है, specifically with relation to energy. But energy is not that big a cost of yours, right? So if you had to compare labor costs with the region, would you say that you're competitive in that way compared to India and Bangladesh? हाँ जी, पहले मैं आपको आपने एक क्वेश्चन किया विद रिगार्ड्स टू जो कस्टमर पोर्टफोलियो है, मैं आपको उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी को बता देता हूँ कि हमारे पास व्हेन वी वर ऑपरेटिंग अबाउट अ ईयर अगो, और maybe little more than that, हम 23,000 पीसेस पर डे के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे थे। जब हम 23,000 पीसेस पर डे के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे, तो क्या होता था कि हमारी जो कस्टमर की जो टोटल जो थी वो तकरीबन 45 to 50% जो है वो एक कस्टमर को चले जाता। डाउन द लाइन जो हमारी स्ट्रेटजी इन प्लेस है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के जो पोर्टफोलियो है, जो उनके वॉल्यूम्स हैं, वो एज इट इज मेंटेन रहेंगे, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी एनहेंस होने के लिए जा रही होगी, दैट इज गोइंग टू बी टू न्यू कमर्स, जिनमें से हम कुछ को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो हम उनके साथ बिजनेस को एनहेंस करेंगे। तो डाउन द लाइन आपको क्या नजर आएगा कि जब ये अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहा होगा, तो कस्टमर पोर्टफोलियो एनहेंस हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, इफ वी आर करेंटली वर्किंग विद 4 कस्टमर्स जो कि हमारी 90% ऑफ कैपेसिटी को लेके जा रहे हैं, तो डाउन द लाइन ये 4 कस्टमर जो है ये अपने वॉल्यूम्स पे ही रहेंगे, लेकिन जो नए कस्टमर होंगे वो नई वाली कैपेसिटी को करके, तो ओवरऑल इनकी जो एग्जिस्टिंग परसेंटेज है, जैसे आपने कहा कि जी वो 45-50% के ऊपर एक कस्टमर ऑपरेट कर रहा है, तो वो रहेगा उसी कैपेसिटी के ऊपर, लेकिन उसकी परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कहा कि हम इसको डाउन द लाइन इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि हमने अपने कस्टमर पोर्टफोलियो को बढ़ाना है। कस्टमर पोर्टफोलियो को बढ़ाने का एक ही तरीका कहा था
कि हम, क्योंकि जिस भी आप अच्छे कस्टमर के साथ काम कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 23,000 पीसीस के साथ ऑपरेट कर रहा था, तो जो अच्छा कस्टमर है वो आपको हमेशा कहेगा कि मुझे आप 10 to 12,000 पीसीस पर डे की कैपेसिटी है। अदरवाइज वो इंटरेस्टेड नहीं होगा कि वो मेरे साथ 4-5,000 के ऊपर या 3,000 के ऊपर वर्क करे, बिकॉज दैट इज नॉट वर्केबल फॉर देम। वो उनको बड़ी कैपेसिटी चाहिए होती है। तो इस वजह से जब हम लेस वॉल्यूम के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे, तो हमारा एक कस्टमर बहुत ज्यादा नजर आता था। अब जब हम फुली ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो हमारा जो एक कस्टमर जो है वो परसेंटेज में कम हो जाएगा, लेकिन आपको 4 कस्टमर या 3 कस्टमर ज्यादा बड़े नजर आ रहे होंगे। जो ये हमारा क्योंकि ये हमारी वजह थी कि हमने एक को क्यों ज्यादा रखा हुआ था, कि दैट वाज अ बिग कस्टमर। और वो जो बिग कस्टमर था उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, अगर मैं उसको कम देने की कोशिश करूंगा तो आई एम गोइंग टू लूज दैट कस्टमर। सो दैट इज व्हाई हमने डिसाइड किया कि लेट्स ऐड ए न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, और उस न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज के थ्रू जब कैपेसिटी एनहांस हो जाए तो नए कस्टमर को ले आए। अच्छा, दूसरा आपने एक क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू फ्रेड और किया था जी शिल्डी। हमारे कस्टमर का मुस्टैक जिसके साथ हमारी कोई पेमेंट आती है, जिसमें हम उसको फ्रेट को बाय एयर शिपमेंट्स कर रहे थे, उस वजह से हमारा जो फ्रेट को इंक्रीज किया था। गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हमें फ्रेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, इस वक्त हमने उस कस्टमर के साथ काम डिसकंटिन्यू कर दिए। तो हम देखेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो फ्रेट एक्सपेंस है वो पिछले सालों से कम होगा, लेकिन क्योंकि उसकी प्राइस में भी ऐड होता था, तो प्राइस में भी उसका बेनिफिट हमें ज्यादा आता था। जी, आपका कोई और क्वेश्चन भी था? Ji, sir. My last question was regarding how competitive Pakistan is in terms of labor costs, given that it's your core competency. अगर मैं आज के दिन के ऊपर पाकिस्तान की, अगर मैं लेट्स कंपेयर इट विद, अगर मैं इसको फर्दर देश के साथ कंपेयर करता हूँ, तो आज के दिन के ऊपर जो हमारी 40,000 की जो मिनिमम वेज है, दैट कम्स टू अप्रोक्सीमेटली $142, $142। अच्छा, अगर मैं, लेकिन जनरली होता क्या है कि हम अपनी मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट सेट करती है उसको देख रहे होती है, लेकिन इसके ऊपर जो एडिशनल कॉस्ट होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको करा रही होती है, वो हमारी तकरीबन कोई 30% के साथ फर्दर इंक्रीज होती है। तो एक्चुअली अगर मैं देखूं तो 142, उसके बाद जो इसके ऊपर ईओबीआई की कॉस्ट है, इसके ऊपर पैसे की कॉस्ट है, इसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की कॉस्ट है, इसके ऊपर डब्ल्यूपीपीएफ की कॉस्ट, अगर मैं इन तमाम कॉस्ट को इसके ऊपर ऐड कर लूं, तो हम तकरीबन कोई 185 $190 जो है वो हमें एक सिंगल जो वर्कर है वो हमें कॉस्ट कर रहा होता है पर मंथ के ऊपर। अगर मैं इसी चीज को, अगर मैं बांग्लादेश के अंदर लेके जाऊं, तो प्रॉब्लली वी आर टॉकिंग अबाउट कि उनकी जैसे हमारी 40,000 के ऊपर, जब मैंने आपको कहा 40,000 के ऊपर हम आ रहे थे अप्रोक्सीमेटली $142। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये बांग्लादेश के अंदर ये तकरीबन $100 $105 के अगेंस्ट है। सर्टनली वहां पे भी एक हम डिसएडवांटेज के ऊपर हैं, हम वहां पे डिसएडवांटेज के ऊपर है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि दो चीजें हैं जो कि बैडली हमें इफेक्ट करती हैं, दैट इज द मिनिमम वेज साइड, जो कि हमारी यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस है वो हमारी रीजनली वी आर नॉट कंपैटिटिव एट ऑल। और सेकेंडली जो मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ पे जो टैक्सेशन जो पाकिस्तान के अंदर है, और फिर जो एक और जो पॉइंट मैंने बोला था इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो ये ओवरऑल हमने हमने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वर्किंग बनाई हुई है, जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सबमिट की थी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट की थी कि हाउ रीजनली इनकम्पेटिटिव वी आर। Yes, there is a big opportunity to grow in this sector, लेकिन अगर हम द वन पॉइंट इज कि आप ये कहते हैं कि आप रीजनली कंपैटिटिव हैं, और फिर भी आप गवर्नमेंट से डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव मांग रहे हो। यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट के साथ वन ऑफ द की एरिया जिसको हम गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपको अपने आप को रीजनली कंपैटिटिव करना है।
अगर आप अपने आप को रीजनली कंपैरेटिव रखेंगे, सो दैट मीन्स यू आर इन द रेस, दैट मीन्स यू आर इन द रेस, बिकॉज बिकॉज हमारा जो अपैरल का, अगर मैं ओवरऑल साइज देखूं तो अपैरल की हमारी जो एक्सपोर्ट है वो प्रोबब्ली वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर मैं हर किस्म के अपैरल को बीच में लाऊं, व्हिच इंक्लूड्स द नेटवेयर साइड एज वेल एज द बॉटम अपैरल, जो पाकिस्तान का एक और मेन एरिया है, तो ये हम तकरीबन कोई 5-6-7 बिलियन के करीब है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ कि ये बांग्लादेश में क्या है, तो बांग्लादेश इज मोर देन 45 बिलियन US डॉलर। तो वो, अगर आप रीजनली कंपैटिटिव नहीं होंगे तो आप उस बिजनेस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने न्यूज के अंदर या टेक्सटाइल वर्ल्ड के अंदर इस चीज को सुना होगा कि ओवर द लास्ट 1 ईयर देयर इज ए ट्रेंड जहाँ पे कस्टमर जो है वो अपनी कैपेसिटीज को पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर रीजनली कंपैटिटिव नहीं होगा तो हम उन कैपेसिटीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, वो कैपेसिटीज जो है वो किसी और कंट्री के अंदर फॉल करें। थैंक यू। जी जी जी, नहीं तो आपको कोई क्वेश्चन है तो करिए, बताइए ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ गई आपकी आवाज। अच्छा, मुझसे साहब मुस्तफी साहब, मुझे आपसे थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना था कि ये जो नया प्रोजेक्ट सनशाइन का आएगा, ये प्राइमरीली वॉल्यूम एक्रेटिव है या इसकी वजह से मार्जिन्स भी इंक्रीज होंगे? क्योंकि इनिशियली हमने देखा था ग्रॉस मार्जिन्स थोड़े से ज्यादा होते थे, पर जैसे जैसे नई कैपेसिटीज आपकी ऑनलाइन आती गई, ये मार्जिन्स थोड़े से ग्रॉस मार्जिन्स के लेवल पे नीचे आते चले गए। तो आर वी सीइंग कि ये मार्जिन्स विल गो बैक टू 20%, 22%, या टारगेट आपके दिमाग में क्या है कि जब ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन होगा फुली, या अभी भी 12,000 पर यूनिट तो आप पर डे तो आ गया है ना, तो ये क्या होगा मार्जिन्स फॉर द नेक्स्ट 2 years, इफ यू कैन डिस्कस? देखिए, जो जो ये जो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये मार्केट ड्रिवन होती हैं। वी विल सी हाउ द मार्केट इज ऑपरेटिंग, हाउ कंपैरेटिव द मार्केट इज। लेकिन मैं अगर आपके मेन क्वेश्चन के ऊपर जाऊं तो होता क्या है कि जब भी आप किसी नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाते हैं तो उसके साथ कुछ एसोसिएटेड कॉस्ट होती है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो आपको इन्फ्लेटेड नजर आती है। दी ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑलवेज मोर। अच्छा, अब जैसे इस प्लांट को मैं देखता हूं तो जैसे शर्जील ने आपको पहले कहा कि जो हमारे नेट प्रॉफिट के अंदर जो आपको एक डिप नजर आ रही है, उसके अंदर अगर आप टॉप लाइन ऊपर वाली लाइनों पे देखेंगे तो हम हर जगह के ऊपर, मैं शर्जील को कहूंगा कि वो थोड़ा सा, अगर आपको बैक साइड वाली शीटें है तो मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ कि द सिचुएशन इज, द रियल इम्पैक्ट जिसको हमने यहाँ पे फेस किया था। आई विल आस्क द गाइड, ये देखेगा सुजीत, जरा इसको ऊपर कीजिएगा, इससे पिछली शीट। अगर आप यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं तो अगर आप देखते हैं तो हमारा रेवेन्यू जो है वो पिछले साल से 14.44 बिलियन से हम 20.73 बिलियन के ऊपर हमने हिट किया इन 2025। और अगर आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट को देखते हैं तो वो भी वहां पे 2.97 से 3.82 के ऊपर चला गया। अगर आप EBITDA को देखते हैं तो वो भी 2.27 से 2.77 के ऊपर चला गया। अच्छा, अब अगर आप एंड में जाके अपने नेट प्रॉफिट को देखते हैं जो कि 1.48 से 1.27 की तरफ गया है, तो वहां अगर आप पहले 3 फैक्टर्स को देखेंगे तो दे आर ऑल इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप लास्ट को देखते हैं तो वहां पे जो मेजर इम्पैक्ट आपको, जैसे हमने आपको पहले कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेशन का एक चैलेंज है, यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का एक इम्पैक्ट है। तो ये वो दो चीजें थी जिनको इन्होंने यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ। अगर आप गवर्नमेंट टैक्सेशन को भी देखते हैं तो आप जरा इसको, अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जब हम FTR के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, FTR में तो सिंपल 1% फिक्स टैक्स 1% था, और हम फिक्स टैक्स हमने 1% एक्सपोर्ट रिसीव के ऊपर हमने पे करना चाहता था। दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। अच्छा, अभी क्या हुआ है, लास्ट 1 ईयर से जब हम ये नया, सिंस इट स्टार्टेड इन जुलाई 2024, जब ये नया NTR के अंदर एंटर हुए हैं, तो जो हमारा 1% था वो अभी रिसीट्स के टाइम के ऊपर वो 2% हो गया, विच मीन्स के 100% इंक्रीज इन द टैक्सेशन। लेकिन ये यहाँ पे नहीं जाकर रुका, उसके बाद आपने हर क्वार्टरली बेसिस पे ऊपर अपनी सारी चीजों को टैक्साइज करके तो आपने उसको NTR के अंदर लेकर आना होता है। तो उसका ये इम्पैक्ट आपको यहाँ पे एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है, एज वेल एज जो मैंने आपको कहा कि डेप्रिसिएशन है 4%। ये टैक्स जो है एक्चुअली, सॉरी मुझे एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। मुझे पता है नीचे तो टैक्स रेट चेंज हुआ है और पूरे टेक्सटाइल के साथ या जो भी एक्सपोर्ट करते थे
उनको नुकसान हुआ है। मैं ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे बात कर रहा था कि वो 23% से फिर 20 और फिर 18, और अगर मैं आपका पर यूनिट प्राइस निकाल के देखूं 25 से लेकर जो 24 में था, को 2037 रुपए पर यूनिट का आपने प्राइस बेचा था, और 25 में अगर मैं एवरेज देखूं तो 1960 है, जो 4% नीचे, और उसको सीधा नीचे ले आऊं तो ग्रॉस प्रॉफिट का यही इम्पैक्ट है। तो ये सनशाइन प्रोजेक्ट जब आ जाएगा, जो हो गया वो तो हो गया, क्या इससे मार्जिन आपको लगता है 18 से 25-25% की तरफ जाएंगे या नहीं? मैं आपको थोड़ा सा, जब आप इसकी जब आपने कहा ना कि 1960 और ये सारी चीजें, तो होता क्या है कि जब आप बैक साइड पे जाते हैं इन 2023, अगर आप किसी चीज को 2023 के साथ कंपेयर करेंगे या 2024 के साथ कंपेयर करेंगे, तो होता क्या था कि कुछ जो हमारी प्राइसेस के अंदर जो रिडक्शन आपको नजर आ रही है, दैट इज प्राइमरीली ड्यू टू द जो हमारी रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी जो है वो हमारी बेहतर हुई हैं। उसके अंदर रिडक्शन आई है, जो हमारी रॉ मटेरियल की जो परचेजेस थी। जो आपने बात कही कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट वाला एरिया था, देखें होता क्या है कि अगर हम इसकी एक डिटेल्ड शीट को मैं यहाँ पे ओपन करूं, तो फिर मैं आपको उसको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूंगा। मैं आपको अभी ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर हमारा जो हमारी सनशाइन की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो हमारे उसको ऑपरेट करने की, वो सर्टेनली हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर इन कंपैरिजन टू हमारे ग्लेक्सोकॉम के वो लॉट मोर थी देन द ग्लेक्सोकॉम। तो अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उसकी जो इनिशियली जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी, वो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% हायर थी जब हमने इसको स्टार्टअप दिया देन आवर ग्लेक्सोकॉम। तो जो आपने बात कही कि ये डाउन द लाइन बेहतर होगा, तो सर्टेनली ये डाउन द लाइन बेहतर होगा, इसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बेहतर जाना शुरू होगा। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमने अपने इस प्लांट की, सनशाइन के प्लांट की, हमने कैपेसिटी को 4000 के साथ से हमने डिसाइड किया कि मैं 12,000 से 16,000 पे चला जाऊंगा, विच इफेक्टिवली मीन्स कि मैंने इस प्लांट की 33% कैपेसिटी को जब मैं एनहेंस करूंगा, तो फिर दोबारा जो एडिशनल कैपेसिटी में ऐड होना है, उसके चार्जेस फिर आपको डलेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक इंटरनल वर्किंग ये होती है कि ईच पर्सन should be producing anywhere between 5.5 to 6 garment per day। जिस दिन हम प्लांट की कैपेसिटी को ऐड करते हैं, तो वो जो हमारी ईच पर्सन की जो फर्स्ट मंथ की जो एवरेज होती है ना, वो 1 to 2 आ रही होती है। आप 5 to 5.5 to 6 गारमेंट पर पर्सन से हम 1.5 to 2 के ऊपर हम पहले हम जब स्टार्ट करते हैं, तो वो वहां पे ऑपरेट होता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा होता है हमारी कैश फ्लोज के ऊपर। तो मैं सनशाइन को देखता हूँ, तो जैसे जैसे, लेकिन जो आपका पहले वाला 12,000 पीसीज जो इस वक्त फुली ऑपरेशनल है, उसके हम बेनिफिट्स ले रहे होंगे। दूसरा क्या होता है कि ये जो जब हम इन सारी चीजों को लेके चल रहे होते हैं, तो मार्केट कंपेटिटिवनेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। मार्केट के अंदर वी आर नॉट द ओनली प्लेयर्स इन पाकिस्तान। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप लिस्टेड कंपनीज के अपैरल बिजनेस सेक्टर को देखेंगे, तो यू विल सी बिग चेंजेस हैज हैपेंड इन द अपैरल सेक्टर, जहां पे आपके पास ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो ओपनली अवेलेबल थे। तो वहां पे जो प्रॉफिट्स की डिप्स जो है, यू कैन सी दैट वेरी वेल। लेकिन अगर आप उन प्रॉफिट्स की डिप को स्टाइलर्स इंटरनेशनल के साथ देखते हैं कि हैविंग सेड दैट कि हमने एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लांट लगाया, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। यू नो दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, की मार्केट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या हुआ है। तो अगर मैं उन कंपैरिजन में यहाँ पे देख के स्टाइलर्स को उसके साथ कंपेयर करूं, तो स्टाइलर्स हैज डन अ ट्रिमेंडस जॉब, और वो उस फेज में से निकल चुका है। यस, वी हैव दैट थिंग्स इन प्लेस कि हमें इसको फर्दर एनहांस करना है, क्योंकि वी बिलीव कि अगर हम आज के दिन के ऊपर, अगर हमारी ओवरऑल हमारी जो एक्सपोर्ट है, अगर हम 65 to 70 मिलियन यूएस डॉलर के राउंड अबाउट अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ, या 20 मिलियन जो हम ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारा अगले 2 सालों के अंदर ये प्लान है कि हमने अपने आप को अप्रोक्सीमेटली हमने अपने आप को 65 to 67 मिलियन यूएस डॉलर से हमने उठा के अपने आप को 85 to 90 के ऊपर लेके जाना है अगले 2 सालों में। जब पूरी हमारी एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगी, तो विच इफेक्टिवली मींस कि एक बिग
जो है वो इंक्रीज आएगी हमारे ओवरऑल वॉल्यूम्स के अंदर भी और हमारे रेवेन्यू के अंदर भी, तो सर्टेनली उसके वजह से हमारा जीडीपी बेहतर होगा और हमारा जो अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है वो भी एनहांस होगा। इसमें जिसमें ऐड कर दूं कि हमारा जो ये प्लांट है सनशाइन का, क्योंकि नया प्लांट लगा है उसी साल ऑपरेट हुआ है, तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो हमारा पिछला प्लांट उसे कंपेयर करें, क्योंकि वो प्लांट काफी पुराना लगा, उसके डेप्रिसिएशन का रेट भी काफी कम है। तो एक तो इसका इम्पैक्ट है, दूसरा जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि मिनिमम वेज का भी इम्पैक्ट है, और थर्ड जो हमारे 2024 के रिजल्ट से आई थिंक हम उसके पास तो फ्यूचर में जाएंगे, लेकिन जो 2023 के रिजल्ट है उसमें एकदम बड़ा चेंज आया था करेंसी रेट में, तो वहां पे जो जीपी है वो डिवेल्यूएशन को ज्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन आई थिंक 2024 के नंबर्स हैं, वी आर होपफुल कि हम उसके आसपास अगले 1-2 सालों में डेफिनेटली इसको टच करेंगे। ओके, मेक सेंस। सर मुझे मेरे दो सवाल रहेंगे। इंडिया, आप प्राइमरीली यूरोपियन प्लेयर है, ठीक है, और इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए हैं यूएस ने। सो एक नेचुरल थॉट दिमाग में क्या आता है कि जो यूएस के अपैरल के प्लेयर्स हैं, दे विल मूव टू यूरोप टू केटर टू डिफरेंट मार्केट्स, दूसरी मार्केट्स उनको मिल जाए। यूरोप इज स्मॉलर देन अमेरिका, ऑल्दो आपको लग रहा है ये होता हुआ नजर आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे लोग आ गए हैं, कोई मार्जिन पे कोई प्रॉब्लम या प्राइस पे कोई प्रॉब्लम या ओवर कंपटीशन इन दैट सेगमेंट होना शुरू हो गया है? अगर हम लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन इन यूएस। यूएस के अंदर ऑब्वियसली साइलेंस इज नॉट ऑपरेटिंग इन द यूएस मार्केट, लेकिन हमारी जो की अदर कंपनीज हैं वो ऑपरेट करती हैं, हमें बड़ा अच्छा आइडिया है कि हाउ दी अदर मार्केट्स आर ऑपरेटिंग। अगर मैं यूएस की सिचुएशन को देखता हूं तो यूएस की सिचुएशन में बिफोर दिस न्यू जो टैक्सेस जो लगाए गए हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर जो टैरिफ लगाए गए हैं, इससे पहले पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिका के अंदर जो टैक्सेस थे, तो अगर ये टैरिफ जो थे वो 17 to 18% के दरमियान में फॉल करते, 17.5-18%। जो हमारे पर नया टैक्स लगा है वो है अप्रोक्सीमेटली 19%। अगर मैं 19% को उसके अंदर ऐड करूं तो वी आर राइट नाउ एट 37% अप्रोक्सीमेटली ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, इसी के अगेंस्ट अगर मैं थोड़ी देर के लिए देखूं कि व्हाट हैज हैपेंड विद बांग्लादेश, तो अगर हमें 19 लगा है तो बांग्लादेश को 20 लगा है, तो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस वहां पे प्रिवेल नहीं कर रहा है। अच्छा, जहां तक इंडिया का ताल्लुक है तो आपने ये देखना है कि जो इंडियन मार्केट, जब हम आज इस अपैरल सेगमेंट की बात कर रहे हैं जहां पे हम स्टाइलर्स इंटरनेशनल या हमारे जैसे जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर हमारा बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है विद इंडिया। मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहूंगा कि कोई बंदा बेड लिनन की बात करेगा या कोई बंदा टॉवल्स की बात करेगा तो हम बिल्कुल कहेंगे कि वहां पे एक एडेड एडवांटेज नजर आएगा, लेकिन मैं अगर अपनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करूंगा तो ये एडवांटेज नहीं नजर आएगा। सर्टेनली जो आपने दूसरा पॉइंट बोला कि जब ये चैलेंज आएगा और ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जब ये चैलेंज आएगा और जब अमेरिकन जो रिटेलर्स हैं वो अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा कंपेटिटिव करने के लिए कहेंगे, तो सर्टेनली वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस चीज को ऑप्ट करेंगे कि चूंकि देयर इज नो चेंज इन द यूरोप, तो हम यूरोपियन मार्केट में से और बिजनेस को लाने की कोशिश करें, हम यूरोपियन मार्केट से और बिजनेस को लाने की कोशिश करें ताकि हम जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम ऑफसेट करने की कोशिश करें। जो कि हमें ऐसे लगता है कि अभी तो ये रिसेंटली ये चीजें स्टार्ट हुई हैं, लेकिन अनदर 3 months एंड देन अनदर 6 months तो हमें एक ट्रेजेक्टरी नजर आनी शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान की जो अपैरल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो है वो जो यूएस जो है, क्या वो फर्दर इम्पैक्ट हुई है बिकॉज ऑफ दीज न्यू टैरिफ्स बाय द यूएस गवर्नमेंट, और फिर क्या हमारी उसके पैरेलल जो हमने वहां पे यूज किया है, क्या हमें ये नजर आ रहा है कि वो हम यूरोप के अंदर गेन कर रहे हैं, और सिमिलरली इसी ट्रेंड को हम देखेंगे इन बांग्लादेश, इन इन इंडिया। तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये था कि इट इज टू अर्ली टू से कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एग्जैक्टली, बट 6 month के बाद एक अच्छा डाटा अवेलेबल होगा कि यूएस के जो टैरिफ सप्लाई हुए उसका ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या हुआ और विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू पाकिस्तान क्या हुआ। तो ये लेट्स वेट फॉर अनदर 3 months to 6 months टाइम व्हेन वी हैव द एग्जैक्ट फिगर्स हाउ द मार्केट इज मूविंग।
मेक सेंस सर। ये वैसे सितंबर के तक के रिजल्ट्स तो हमने देखी है। कोई कोई लेंस है आपका अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स, कैसे महीने गुजर रहे हैं? आर द नंबर्स इंक्रीजिंग? नो, नहीं, अभी 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 ऐसी चीज अभी देखें, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि इस वक्त जो जो लोग यूएस में हैवीली ऑपरेट कर रहे हैं एज वेल एज जो लोग वहां पे यूएस के अंदर डुअल इम्पैक्ट है ना, कि एक तो आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होते हैं या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो लास्ट 2 इयर्स में यूरोप और यूएस दोनों जगह पे एनहांस हुई। जैसे हमने अपने पाकिस्तान के अंदर देखा ना कि हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो पिछले 5 सालों में ड्रास्टिकली एनहांस हो गई। अप अंटिल 2024 अगर मैं देखूं तो 2024 तक हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग कंटिन्यूअस राइज के ऊपर थी इन पाकिस्तान। और सिमिलरली जो हमारी मिनिमम वेजेस थी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी, वो हर चीज एनहांस हो रही थी इन पाकिस्तान के अंदर। ये एग्जैक्ट सेम सिनेरियो जो है ये वेस्ट के अंदर यूरोप एज वेल एज यूएस में ऑपरेट कर रहा था। लेकिन यूएस के अंदर एक और इम्पैक्ट आ गया कि एक तो पहले वाला इम्पैक्ट था कि जहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग एनहांस है, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग एनहांस हुई है तो आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है, और जब आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है तो आपका जो अपैरल सेगमेंट होता है वो नंबर 1 के ऊपर नहीं है कि वहां पे लोगों ने सबसे ज्यादा खर्च करना है। तो हाँ। दीज आर एरियाज आर गोइंग टू बी अदर। अच्छा, अब यूएस में क्या हुआ कि वहां पे एक एडिशनल आ गया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी तमाम की तमाम प्रोडक्ट के ऊपर 20% टैक्सेशन लगा दी। एवरी लोड की बात कर रहा हूँ, टैरिफ लगा दिया 20% या ड्यूटी लगा दी। अच्छा, जब मैं यूरोप के अंदर देखता हूँ तो मैं अगले अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का जो मार्च तक का जो सीजन होता है, मैं इसके अंदर कोई बहुत अच्छी डायरेक्शन अभी आज के दिन के ऊपर नहीं देखा। यस, द यूरोपियन मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग वेल, लेकिन हमें ज्यादा ऐसा लग रहा है कि स्पेशली विद रिगार्ड्स टू स्टाइलर्स इंटरनेशनल जो अपने न्यू कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस शुरू कर चुका है। क्योंकि आपने, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही आप नई फैसिलिटी को लगाते हैं, सिमिलरली जब आप नए बड़े कस्टमर्स को भी ऐड करते हैं तो उसका भी आपकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हम एक बड़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं। वी हैव डन आवर ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यू प्लांट वेरी वेरी सक्सेसफुली। हमने कोई बड़ी हिट, हमें किसी किस्म का कोई बड़ा चैलेंज नहीं आया। द नेक्स्ट फेज इज एडिंग द मोर पोर्टफोलियो, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इट्स गोना स्टार्ट इन द सेकंड हाफ ऑफ 2026 व्हेन वी विल एक्चुअली बी प्रोड्यूसिंग। सो नेक्स्ट आपने 6 मंथ की बात की, तो मैं उसके अंदर कोई आई डोंट सी एनी इंक्रीज इन दैट, आई डोंट सी एनी इंक्रीज इन दैट सर्टेनली, कि वो उसके अंदर कोई बहुत बड़ी बेहतरी नजर आ रही होगी। आई फील कि ये इसी तरीके से कंपैरेटिव नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर सच ऑनेस्ट आंसर सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो मैसेज आया, मैं पूरी देख लीजिए इनको। तो वो जो होता है देखता है। ये एक क्वेश्चन था खिदर साहब की तरफ से, मैं ऑलरेडी हम उसका जवाब दे चुके हैं कि अपने कसर फैक्टर क्या हो। जी धीरज साहब, आपका जो क्वेश्चन था इसका हमने ऑलरेडी काफी एक्सटेंसिव आंसर दे दिए। इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू? लेटेस्ट को क्लिक कर दे भाई। ये इंटरनेशनल से भी है। जी सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन नंबर 8। वो सर्विस ऊपर ये जो आपके बॉक्सेस है, आई थिंक हमने जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी कंक्लूड कर लिए। इस वक्त फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लेट्स कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम।